all. Welcome to this session of solutions and explanations of chemistry section of NEET 2021. जैसा कि मैं पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जो सेक्शन था केमिस्ट्री सेक्शन वो काफ़ी आसान था। अब मैं उसके सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशंस भी आपके साथ में शेयर करता हूं। पहला वाला क्वेश्चन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका कोई भी पेपर सेट होगा, आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को जो है वो उनका रैंडमली जो है अरेंजमेंट हुआ होगा, आप उसको चेक करके देख लीजिएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन जो मैं उठाता हूँ उसमें से वो है डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन इज ऑप्शन 1 120 डिग्री, ऑप्शन 2 180 डिग्री, ऑप्शन 3 60 डिग्री और ऑप्शन 4 0 डिग्री। अब जैसा कि आपको पता है कि जो इथेन है उसके दो कन्फर्मर्स हो सकते हैं, एक तो स्टैगर्ड अरेंजमेंट हो सकता है और एक इक्लिप्स्ड अरेंजमेंट हो सकता है। अब जो स्टैगर्ड अरेंजमेंट है उसमें स्टैगर्ड अरेंजमेंट में वो एग्जैक्टली एक दूसरे के जो है अपोजिट होते हैं, वेराज जब इक्लिप्स्ड होते हैं वो एक दूसरे के एग्जैक्टली पीछे होंगे। सो रिपल्शन कब ज़्यादा होगा? रिपल्शन सबसे ज़्यादा तब होगा जब वो एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे होंगे। इसका मतलब डाइहेड्रल एंगल 0 होगा, तब रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा और स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। जबकि स्टैगर्ड फॉर्म में वो सबसे ज़्यादा दूरी पे होंगे, यानी तब एंगल होना चाहिए डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री। तो डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री में उनमें रिपल्शन सबसे कम होगा। 120 में भी और 180 में भी रिपल्शन जो है वो कम होगा, लेकिन 0 पे उसका रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा। दैट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी सबसे जो है कम होनी चाहिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन इज फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 0 डिग्री। आप इसको इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इक्लिप्स जो है वो सबसे कम स्टेबल होगा, जबकि स्टैगर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इक्लिप्स में एंगल कितना होगा? 0। सो इसलिए आपका ऑप्शन होना चाहिए 4। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी। आइडेंटिफाई एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम। 1. Noble gases are sparingly soluble in water. Number 2. Noble gases have very high melting and boiling points. Number 3. Noble gases have weak dispersion forces. Number 4. Noble gases have large positive values of electron gain enthalpy. सबसे पहले इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस थे उसमें आपको ध्यान में ये रखना था कि भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, वो इनकरेक्ट जो है उसको हमेशा ध्यान में रखें। इनकरेक्ट पूछा है तो इसमें से कौन सा वाला इनकरेक्ट होना चाहिए? तो इनकरेक्ट होना चाहिए पहला वाला। देखते हैं, नोबल गैसेस आर स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, यस करेक्ट है। नोबल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये गलत है। दैट मीन्स सेकंड वाला आपका आंसर होना चाहिए। व्हाई? क्योंकि जो भी आपके नोबल गैसेस है उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनके एटम्स के बीच में देयर विल बी इंटरमॉलिक्यूलर वीक डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे जो बड़ी आसानी से टूट जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई नोबल गैसेस डू नॉट हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। देखिए थर्ड वाला फिर से देखते हैं, नोबल गैसेस हैव वीक डिस्पर्शन फोर्सेस, ये करेक्ट है। और नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यस दे डू नॉट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। सो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2। थर्ड क्वेश्चन, the major product of the following chemical reaction is, reaction दिया है CH3 CH double bond CH2 plus HBr और आरो के ऊपर बेंजाइल पेरोक्साइड दिया हुआ है। दिस फंटास्टिक, एकदम फटाक से आंसर आना चाहिए। बेंजाइल पेरोक्साइड है, इसका मतलब पेरोक्साइड इफेक्ट होना चाहिए। पेरोक्साइड इफेक्ट, या हम लोग बोल सकते हैं एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल बोलता है द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैच टू दैट कार्बन एटम व्हिच इज लेस सब्स्टिट्यूटेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड। इसका मतलब Br जो है वो CH2 को लगना चाहिए अक्रॉस द डबल बॉन्ड और H जो है वो CH को लगना चाहिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत फटाक से आंसर बनने वाला था। आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1। कोई मैकेनिज्म वगैरह करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आंसर जो है वो 1 होना चाहिए। क्वेश्चन 4, a particular station of All India Radio New Delhi broadcasts on a frequency of 1368 kilohertz. The wavelength of electromagnetic radiation emitted by the transmitter is, आपको speed of light दिया हुआ था c equals to 3.0 into 10 to the power 8 meter per second
Option 1 219.3 meters, option 2 219.2 meters, option 3 219.92 meters, option 4 21.92 सेंटीमीटर। ना एकदम आसान सा फॉर्मूला था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन उठाया हुआ है, सिंपल सा था। लैम्डा that is wavelength is equal to c by nu, where nu is the frequency, c is the velocity of the light। तो c का भी वैल्यू आपको पता है, कितना दिया हुआ है 3.0 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और आपको जो वैल्यू दिया हुआ है न्यू का, इट इज 1368 किलो हर्ट्ज, यानी 1368 into 10 to the power 3 हर्ट्ज। सो लैम्डा का वैल्यू आपका आएगा 3 into 10 to the power 8 divided by 1368 into 10 to the power 3, that is equals to 219.3 मीटर्स। तो अगर आपका आंसर आया 219.3 मीटर्स, यानी आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1। Question 5. The incorrect statement among the following is: number 1, actinoid contraction is greater for element to element than lanthanoid contraction. 2, most of the trivalent lanthanoid ions are colorless in solid states. 3, lanthanoids are good conductors of heat and electricity. And 4, actinoids are highly reactive metals, especially when finely divided. ना अगेन आपको पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आपने ढूंढना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला वाला स्टेटमेंट देखते हैं, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट दैन लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा इसलिए भी होगा बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय 5f इलेक्ट्रॉन्स। 5f इलेक्ट्रॉन्स जो एक्टिनोइड में वो बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे, और इसीलिए एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होना चाहिए दैन लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। अब दूसरा वाला क्या बोला है, मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनोइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। ये इनकरेक्ट होना चाहिए। ये इसलिए इनकरेक्ट होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे जो है ट्राइवेलेंट लैंथेनोइड जो आयंस जो है वो कलर्ड होते हैं बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वियस सॉल्यूशन। सो 2 जो है वो आपका इनकरेक्ट होना चाहिए, ना आपका आंसर 2 हो सकता है। लेट अस सी फॉर 3 एंड 4। 3 बोलता है लैंथेनोइड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यस, दे हैव मेटालिक जो है स्ट्रक्चर है और इसीलिए दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो थर्ड वाला तो करेक्ट है। फोर्थ वाला बोलता है एक्टिनोइड्स आर वेरी रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड। ये भी करेक्ट है, कोई भी चीज फाइनली डिवाइडेड रहेगा इट विल बी मोर रिएक्टिव। इनफैक्ट एक्टिनोइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ओके, व्हेन दे आर फाइनली डिवाइडेड। यानी ये चारों में आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट एंड दैट इज योर आंसर। सो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 6, right option for the number of tetrahedral and octahedral voids in hexagonal primitive unit cell are: option 1 8 and 4, option 2 6 and 12, option 3 2 and 1, option 4 12 and 6। अब हमको ये समझना है कि जो भी आपका हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल्स होते हैं, या यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं। तो देखिए, अगर सपोज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की बात करें हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल में, तो वो होने चाहिए 6। कैसे? उसके हर एक कॉर्नर पे जो है वो एक एटम जो है दैट इज बीइंग शेयर्ड बाय 6 यूनिट सेल्स। सो 1/6 मल्टीप्लाइड बाय कितने हैं ऐसे 12 है, तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 12 विल कम डाउन टू बी 2। वो हो गया। उसके बाद में उसके फेस के सेंटर में ऊपर और नीचे दोनों साइड में अगर सपोज हम लोग देखते हैं तो एक जो है वो एटम लोकेटेड है सेंटर पे एंड दैट विल बी शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स। तो इसका मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 1। यानी पहले वाले 2 आ गया, कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 2 हो गया, जो फेस के सेंटर में उसके कारण कंट्रीब्यूशन 1 हो गया 3, और 3 जो है वो उसके एग्जैक्टली बीच में होते हैं। सो विच आर बीइंग प्रेजेंट इनटू दैट यूनिट सेल इटसेल्फ, और किसी ने शेयर नहीं किया तो 3, यानी टोटल हो गए 6 एटम्स पर यूनिट सेल। तो अगर उसके पास में 6 एटम्स पर यूनिट सेल है और हमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स निकालना है, तो हमको पता है इफ देयर आर n एटम्स इन अ यूनिट सेल देयर विल बी 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड n ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो अगर 6 नंबर ऑफ एटम्स है इन द हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होने चाहिए 2n, यानी 2 into 6 दैट विल बी इक्वल टू 12, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होने चाहिए 1 into 6 दैट विल बी इक्वल टू 6। यानी आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। Question number 7. Identify the compound that will react with Hinsberg reagent to give a solid which dissolves in alkali.
अब ये भी एकदम जो है आप लोगों को क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन मिला हुआ था, और ये आसान सा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि आपको पता है कि हिंसबर्ग रिएजेंट इज नथिंग बट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl, और ये हम लोग यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। हमको पता है कि अगर सपोज प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करता है तो उससे बनता है N इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि सोल्यूबल होता है अल्कली में। जबकि सेकेंडरी अमाइन अगर रिएक्ट करेगा तो सेकेंडरी अमाइन जो है उससे बनेगा एन मिथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि डिसॉल्व नहीं होता है अल्कली में। और जो आपका टर्शियरी अमाइन है वो टर्शियरी अमाइन तो पक्का जो है ये टेस्ट शो नहीं करता या हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करता। यानी आपको चार ऑप्शन में से ढूंढना था प्राइमरी अमाइन, क्योंकि प्राइमरी अमाइन अगर रिएक्ट करेगा तो वो जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी डिसॉल्व्ड इन अल्कली। सो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following reaction is the metal displacement reaction? Choose the right option. ऑप्शन 1 दिया है आपको 2KClO3 gives twice KCl plus thrice O2. Second option, Cr2O3 plus twice Al gives Al2O3 plus twice Cr. Third option, Fe plus twice HCl gives FeCl2 plus hydrogen gas. Fourth option, twice Pb NO3 twice gives twice PbO plus 4NO2 plus O2. अब ये एकदम तुच्छु क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन था। आपको ये समझ में आएगा कि जो ऑप्शन 1 और 4 है इसमें से वो डिकम्पोजिशन है, मतलब रिएक्टेंट साइड जो है उससे प्रोडक्ट बन रहा हुआ है ना, एक ही रिएक्टेंट है, सो डिकम्पोजिशन है। रिएक्शंस 2 और 3 जो दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 2 और 3 जो दिखाई दे रहा है वो जो है पक्का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन उसमें से भी सेकंड वाला जो है वो मेटल डिस्प्लेसमेंट है। थर्ड वाला देखिएगा मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, थर्ड वाले में हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस हुआ, लेकिन सेकंड वाला जो है दैट इज अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसीलिए आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। यानी ये क्वेश्चन हमने कहा कि इस बार डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बना। जनरली एम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आते थे, असर्शंस और रीजंस वाले टाइप के, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें स्टेटमेंट 1 क्या दिया है, एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। स्टेटमेंट 2, मॉर्फिन एंड हेरोइन आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. तो पहले दोनों स्टेटमेंट को एनालाइज कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 बोलता है एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। ये गलत है, क्योंकि एस्पिरिन और पैरासिटामोल जो है दे बिलोंग टू द क्लास ऑफ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। जबकि स्टेटमेंट 2 जो है उसको भी एनालाइज करेंगे तो पता चलता है कि मॉर्फिन एंड हेरोइन आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ये भी गलत है, मॉर्फिन और हेरोइन जो है दे आर नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। यानी स्टेटमेंट 1 भी गलत है और स्टेटमेंट 2 भी गलत है। नाउ लेट अस लुक एट द ऑप्शंस। ऑप्शन 1 बोलता है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नहीं हो सकता। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। यस, करेक्ट। ये आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है, इनकरेक्ट है, और इसीलिए आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, व्हाट इज द यूपीएससी नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एसीटोन के ऊपर पहले इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और बाद में उसका आपने क्या किया है, हाइड्रोलिसिस किया है, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। हमें पता है कि अगर सपोज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का रिएक्शन हम एसीटोन के ऊपर करेंगे तो एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर हम उसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट विच विल बी टर्शियरी अल्कोहल। क्योंकि हमको पता है फॉर्मल्डिहाइड जो है वो अगर सपोज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करके ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस विल गिव प्राइमरी अल्कोहल। अल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्मल्डिहाइड विल गिव सेकेंडरी अल्कोहल्स, और जो कीटोन्स है वो टर्शियरी अल्कोहल देंगे। लेकिन अगर रिएक्शन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट शुड बी 2 मिथिल ब्यूटान 2 ऑल, यानी ऑप्शन होना चाहिए आपका आंसर 4। लेकिन आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, जैसे एसीटोन में 3 कार्बन आटम है, आपने क्या ऐड किया उसके अंदर, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, वो भी इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी 2 और कार्बन आटम ऐड हो गए, यानी आपका टर्शियरी अल्कोहल बनना चाहिए विद 5 कार्बन आटम्स, 5 कार्बन आटम का, और ये आपके 4th वाले ऑप्शन में ही होगा दैट इज 2 मिथिल ब्यूटान 2 ऑल, और इसलिए आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 11 फिर से उसी टाइप का था, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप का। दोनों स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ था acid strength increases in order given as HF less than HCl less than HBr less than HI। और स्टेटमेंट 2 बोलता है as the size of the element FClBrI increases down the group, the bond strength of HF, HCl, HBr and HI decreases and so the acid strength increases। Now we know that जो बड़ी आसानी से H plus देगा that should be acidic in nature। So acidic strength increases in the order statement 1 given as HF less than HCl less than HBr less than HI। correct statement है, HI will be more acidic। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं as the size of the element of फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन increases down the group। बिल्कुल सही है, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो जो साइज है इट गोज ऑन इंक्रीजिंग और इसीलिए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, यानी बॉन्ड एंथैल्पी भी डिक्रीज होगा और इसीलिए जो है HI विल गिव अवे H प्लस वेरी इजीली एंड दैट्स व्हाई इट विल बी मोर एसिडिक इन नेचर। यानी स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, यानी आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, which one among the following is the correct option for the right relationship between Cp and Cv for 1 mole of ideal gas। ये तो एकदम आसान सा था, हमको पता है Cp equals to Cv plus R, यानी Cp minus Cv will be equals to R। मेयर्स रिलेशन यानी ऑप्शन 2 करेक्ट होना चाहिए। इसको डिराइव कर लेते हैं। हमको पता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी H शुड बी equals to U plus PV। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमें मिलेगा dH by dt विल बी इक्वल टू du by dt प्लस p इंटू dv by dt। प्रेशर कांस्टेंट लिया है आप लोगों ने। Now again we know that PV equals to nRT। Now for 1 mole PV should be equals to RT। इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपको मिलेगा P इंटू dV by dt विल बी इक्वल टू R ddt ऑफ T which will be equals to 1, यानी P into dV by dt should be equals to R। So substituting in into equation 1 आपको मिलेगा dH by dt equals to du by dt plus R। हमें पता है dH by dt equals to Cp and du by dt will be equals to Cv, तो आपको रिलेशन मिला Cp equals to Cv plus R, यानी Cp minus Cv should be equals to R। आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन 2 that is Cp minus Cv is equals to R। क्वेश्चन नंबर 13, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। इस बार ये नए वाले टाइप के क्वेश्चंस आए, मैच तो कॉलम्स वाले। लिस्ट 1 में आपको दिया है PCl5, SF6, BRF5 और BF3 और लिस्ट 2 में आपको दिया उसके स्ट्रक्चर्स स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल, प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली हो सकता है क्योंकि आप VSEPR भी यूज कर सकते हो, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से भी निकाल सकते हो। PCl5 5 बॉन्ड पेयर्स है, इसका मतलब मॉलिक्यूल है AB5 टाइप का, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए। सो A तो 4 होना चाहिए। अब A4 आपको ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। B SF6 ये भी जो है AB6 टाइप का मॉलिक्यूल होना चाहिए। सो AB6 रेगुलर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, यानी B का ऑप्शन होना चाहिए 3, यानी 1 और 4 में से आपका कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब C BRF5 में एक लोन पेयर होगा और 5 बॉन्ड पेयर होंगे, यानी इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए स्क्वायर पिरामिडल, यानी C का होना चाहिए 1। सो C का 1 ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी आपका ऑप्शन आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। D भी चेक कर लेते हैं, BF3 रेगुलर ज्योमेट्री है, 3 बॉन्ड पेयर है, ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए और इसीलिए आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वेर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर। प्रेशर दिया है P1, 10 ग्राम यूरिया in 250 ml of water P2 and 10 gram sucrose in 250 ml of water P3। The right option for decreasing order of osmotic pressure of this solution is, और ऑप्शंस दिए हैं आपको। अब बहुत सिंपल सा फंडामेंटल ये बोलता है कि पाई इक्वल्स टू CRT। अब सभी के सभी जो है दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, यस दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, सो पाई इक्वल्स टू CRT और पाई इक्वल्स टू N/VRT।
अब R और T कांस्टेंट है, इसका मतलब पाई जो है वो रिलेटेड होना चाहिए नंबर ऑफ द मोल्स और वॉल्यूम से। अब तीनों जो सॉल्यूशंस हैं उसमें वॉल्यूम सेम दिया हुआ है 250 ml 250 ml 250 ml, इसका मतलब जो भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n नंबर ऑफ द मोल्स। ना नंबर ऑफ द मोल्स शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब क्योंकि वेट ऑफ सब्सटेंस यानी तीनों में जो है, तीनों सोल्यूट में वेट जो है वो सेम दिया हुआ है, यानी अब हम ये कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होगा 180, यूरिया का होगा 60, सुक्रोज का होगा 342। इसका मतलब सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास जो है वो सुक्रोज का है, यानी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम होना चाहिए। उसके बाद में ग्लूकोज का, और सबसे कम मॉलिक्यूलर मास है यूरिया का, यानी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब P2 should be greater than P1 and P1 should be greater than P3, यानी आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15, which one of the following methods can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature? ऑप्शन 1 दिया इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन 2 दिया क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन 3 दिया डिस्टिलेशन, ऑप्शन 4 दिया जोन रिफाइनिंग। नालिकियर जो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, ऐसा मेटल जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी डेफिनेटली क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली हम क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए डिस्टिलेशन कर सकते हैं। जैसे मर्क्यूरी है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उन मेटल का प्यूरिफिकेशन हम लोग करते हैं डिस्टिलेशन से, और इसीलिए आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 16, tritium, a radioactive isotope of hydrogen, emits which of the following particles? 1 beta particle, 2nd alpha, 3rd gamma and 4th neutron. Now more importantly ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। ट्रिटियम रेडियोएक्टिव होता है और वो बीटा पार्टिकल्स को इमिट करता है, वो रेडियोएक्टिव है, वो बीटा पार्टिकल्स को इमिट करता है, यानी आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 17 क्या था? क्वेश्चन नंबर 17 था द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिसेस यूनिट सेल्स इज ऑप्शन 1 7, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 3। अब देखिएगा देयर आर 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिसेस एंड देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। तो ये जो 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स है उसमें से क्यूबिक, टेट्रागोनल और जो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम्स है उसके अंदर बॉडी सेंटर टाइप का ब्रेवियस लैटिस पाया जाता है। यानी 3 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं जिसमें ये पाया जाता है, यानी 3 ही 14 में से 3 ही ब्रेवियस लैटिसेस है जिसमें बॉडी सेंटर्ड होगा, यानी आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डीहाइड्रोहालोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन इज pent 2-in. This product formation is based on, और ऑप्शंस दिए थे आपको सिटजिप्स रूल, हुंड्स रूल, हॉफमन रूल और हक्कल्स रूल। अब देखिए जब ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा डीहाइड्रोहालोजिनेशन रिएक्शन से तो हम लोग जनरली यूज करते हैं सिटजिप्स रूल, और ये जो सिटजिप्स रूल यूज करेंगे वो सिटजिप्स रूल से हम लोग जनरली क्या कहते हैं, मेजर प्रोडक्ट को जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं। और प्रिफर्ड प्रोडक्ट हमारा जो है मेजर प्रोडक्ट जो है वो सिटजिप्स रूल से होना चाहिए, और इसीलिए हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 19 क्या था? क्वेश्चन नंबर 19 वो था द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेस इज, ऑप्शन 1 था अप टू 1200 केल्विन, ऑप्शन 2 अप टू 2200 केल्विन, ऑप्शन 3 अप टू 1900 केल्विन एंड 4th अप टू 5000 केल्विन। अब देखिएगा इसमें एनसीईआरटी का अगर सब डाटा लेते हैं आप तो उसमें ब्लास्ट फर्नेस का मैक्सिमम टेम्परेचर 2170 केल्विन दिया हुआ है। सो अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं तो इट इज 2200 केल्विन, यानी आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 20 भी देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 20 था द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड CH3COONA एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर 126.45, 426.16 and 91.0 Siemens centimeter square mole inverse respectively.
The molar conductance of CH3COOH at infinite dilution is. Choose the right option for your answer. Option 1, 201.28 Siemens centimeter square mole inverse. Option 2, 390.71 Siemens centimeter square mole inverse. Option 3, 698.28 Siemens centimeter square mole inverse. Option 4, 540.48 Siemens centimeter square mole inverse. अब इसको सॉल्व अगर करते हैं हम लोग तो हमको पता है कि लैम्डा एम नॉट CH3COH यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH कॉलरॉस लॉ यूज करेंगे इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट CH3COONA प्लस लैम्डा एम नॉट HCl माइनस लैम्डा एम नॉट NaCl. अब ये क्वेश्चन ऐसा कि ऐसा बहुत सारे टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा अलॉन्ग विद द वैल्यूज. अब वैल्यूज पुट करते हैं तो 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स प्लस 426.16 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स माइनस 126.45 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो आपका आंसर आएगा 390.71 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 21 था इथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट यानी EDTA ion 1 hexadentate ligand with 4 oxygen and 2 nitrogen donor atoms. Second, unidentate ligand. Third, bidentate ligand with 2 nitrogen donor atoms. And 4, tridentate ligand with 3 nitrogen donor atom. अब हमको पता है अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं EDTA का तो दिखाई दे जाएगा कि उसके पास में 4 डोनर ऑक्सीजन आटम है और 2 जो है डोनर नाइट्रोजन आटम है. इसका मतलब वो हेक्साडेंटेट होना चाहिए. वैसे देखा जाए तो EDTA ये फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड है, वो जो है वो 4 या 6 ऐसा जो है डेंटिसिटी शो कर सकता है. बट यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 एकदम सुटेबल ऑप्शन है. वो हेक्साडेंटेट लिगैंड है विद 4 ऑक्सीजन डोनर एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम्स और इसीलिए आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1. क्वेश्चन नंबर 22 भी एकदम आसान सा क्वेश्चन था. पूछा था द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज आर. ऑप्शन 1 चेन एंड डाइमर रिस्पेक्टिवली. ऑप्शन 2 लीनियर इन बोथ. ऑप्शन 3 डाइमर एंड लीनियर रिस्पेक्टिवली और ऑप्शन 4 चेन इन बोथ. अब देखिएगा जो बेरिलियम क्लोराइड है उसका एक चेन स्ट्रक्चर होता है व्हेन इट इज इनटू सॉलिड स्टेट. अब ये स्ट्रक्चर जो है वो जैसे बनाया हुआ वैसे दिखाई दे जाएगा. और अगर वेपर फेस की बात करते हैं तो वेपर फेस में उसको जो है एक ब्रिज्ड डाइमर का स्ट्रक्चर होता है, यानी वो एक ब्रिज्ड डाइमर होता है जिसमें ब्रिज्ड एटम जो है वो कौन होता है, क्लोरीन होता है. इसलिए हम उसको कहते हैं क्लोरो ब्रिज्ड डाइमर. इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है दिखाया गया है वैसा स्ट्रक्चर होगा, यानी हमारा आंसर होना चाहिए, आंसर शुड बी ऑप्शन 1 चेन एंड डाइमर रेस्पेक्टिवली. क्वेश्चन नंबर 23 एक आसान सा क्वेश्चन था रिलेटेड टू IUPAC नेमिंग और क्वेश्चन था द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमेथिल डेक 4 इन इज. अब नाम से पता चल रहा है कि 4 पे डबल बॉन्ड होना चाहिए. तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 जो दिए हुए हैं उसमें अगर आप चेक करते हैं तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में थर्ड पे आएगा डबल बॉन्ड. अगर डबल बॉन्ड के साइड से आप नंबरिंग भी करोगे तो ऑप्शन 4 में तो आएगा ही नहीं. 4 पे ऑप्शन 1 ही बचा. अब ऑप्शन 1 को नंबरिंग करके देखते हैं तो एग्जैक्टली 4 पे डबल बॉन्ड आएगा. 2 और 6 पे मिथिल के ब्रांचेस आएंगे और इसीलिए करेक्ट जो स्ट्रक्चर है या करेक्ट आंसर जो है आपका वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय इज. Option 1 NaCl solution, option 2 glucose solution, option 3 starch solution, option 4 urea solution. अब सबसे पहले हमको पता है कि जो टिंडल इफेक्ट है, दिस टिंडल इफेक्ट इज ऑलवेज बीन शोन बाय स्कैटरिंग बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि होता है कोलाइडल सॉल्यूशंस में. अब ऑप्शन नंबर 1 NaCl सॉल्यूशन ये ट्रू सॉल्यूशन है तो उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो सकता, यानी ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा. ऑप्शन नंबर 2 ग्लूकोज सॉल्यूशन ये भी ट्रू सॉल्यूशन है. ट्रू सॉल्यूशन है इसका मतलब ये भी जो है आपका टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा. ऑप्शन नंबर 3 इज अ स्टार्च सॉल्यूशन एंड स्टार्च सॉल्यूशन इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन और इसलिए थर्ड वाला जो है ऑप्शन स्टार्च सॉल्यूशन ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा. जबकि फोर्थ वाला यूरिया सॉल्यूशन इज अगेन अ ट्रू सॉल्यूशन. तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 ये कभी भी जो है क्या नहीं शो करने वाले हैं, टिंडल इफेक्ट नहीं शो करने वाले, यानी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3. क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन.
पॉलीमर्स इस चैप्टर में से एकदम आसान सा क्वेश्चन आया था। ऑप्शन 1 है टेफ्लॉन, ऑप्शन 2 है नाइलॉन 66, ऑप्शन 3 है नवुलाक एंड ऑप्शन 4 इज डेक्रॉन। अब देखा जाए तो नाइलॉन 66, नवुलाक एंड डेक्रॉन ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स है। टेफ्लॉन यानी पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन जिसका मोनोमर होता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसका अगर एडिशन होता है तो ही पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन बनता है यानी टेफ्लॉन बनता है एशोन। तो इसीलिए आपका आंसर जो है वो होना चाहिए ऑप्शन 1 कि टेफ्लॉन जो है दैट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी एकदम आसान सा क्वेश्चन था और क्वेश्चन है द आरबीसी डिफिशियंसी इन डिफिशियंसी डिसीज ऑफ आरबीसी यानी अनीमिया। ओके, ऑप्शन 1 था विटामिन B12, ऑप्शन 2 था विटामिन B6, ऑप्शन 3 था विटामिन B1 और ऑप्शन 4 था विटामिन B2। चलो ऑप्शन 4 से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 4 यानी विटामिन B2। विटामिन B2 जो है वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन हो सकता है ना। देन विटामिन B1, अगर विटामिन B1 की बात करते हैं यानी थाइमीन, ओके B2 वाज राइबोफ्लेविन, ओके विटामिन B1 की बात अगर कहेंगे हम लोग, विटामिन B1 यानी थाइमीन, ये जो थाइमीन है ये कॉज करता है बेरीबेरी। विटामिन B6 की अगर सपोज बात करें यानी पायरिडॉक्साइन, विटामिन B6 जो है वो इट कॉजेस कन्वल्शंस, उससे कन्वल्शंस होंगे। लेकिन विटामिन B12 जो है उससे होता है पर्निशियस अनेमिया। पर्निशियस अनेमिया यानी आरबीसी डिफिशियंसी इन हीमोग्लोबिन। सो इसीलिए आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1 दैट इज विटामिन B12। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज। अब देखिएगा, अगर हम CX बॉन्ड की बात करें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते जाएगा। फ्लोरीन से क्लोरीन बढ़ा, क्लोरीन से ब्रोमीन बढ़ा, ब्रोमीन से आयोडीन बढ़ा, और जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। CX बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हुआ तो डेफिनेटली जो है बॉन्ड एंथैल्पी भी डिक्रीज होगी। यानी बॉन्ड एंथैल्पी CF बॉन्ड की सबसे ज्यादा होनी चाहिए और बॉन्ड एंथैल्पी CI बॉन्ड की सबसे कम होनी चाहिए। और इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन 2 CH3F सबसे ज्यादा, उससे कम CH3Cl, उससे कम CH3Br और उससे कम CH3I, यानी आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है अनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen. The right option for the empirical formula of this compound is, atomic weight दिया है कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑप्शन 1 CH, ऑप्शन 2 CH2, ऑप्शन 3 CH3 एंड ऑप्शन 4 CH4। अब देखिएगा कार्बन का जो मास परसेंट दिया है वो 78% दिया है। तो अगर कार्बन 78% है तो हाइड्रोजन डेफिनेटली 22% होगा। चलिए उसको टैबुलर फॉर्म में डाल के देखते हैं। कार्बन एलिमेंट और हाइड्रोजन एलिमेंट, मास परसेंट 78 और 22%। नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालते हैं कार्बन के लिए तो वेट डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास होना चाहिए, यानी 78 डिवाइडेड बाय 12 कम्स डाउन टू बी 6.5। सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए होगा 22 डिवाइडेड बाय 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 22। आप इसका मोलर रेशियो लेते हैं तो 6.5 से दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। 6.5 डिवाइडेड बाय 6.5 विल बी इक्वल्स टू 1 एंड 22 डिवाइडेड बाय 6.5 विल बी इक्वल्स टू 3.38। अब 3.38 है उसको नियरली इक्वल्स टू 3 लेंगे तो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो बनेगा CH3 और इसीलिए आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है among the following alkaline earth metal halides one which is covalent and soluble in organic solvent is, number 1 calcium chloride, number 2 strontium chloride, number 3 magnesium chloride, number 4 beryllium chloride। अब देखिए, अगर सपोज हम लोग ग्रुप 2 की बात करें तो सबसे छोटा जो है वो बेरिलियम होगा। सो स्मॉलर द कटायन मोर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर, और इसीलिए कोवालेंट कैरेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा होगा बेरिलियम क्लोराइड में। बाकी कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो आयनिक इन नेचर होने चाहिए, और जो बेरिलियम क्लोराइड है वही कोवालेंट होना चाहिए। मोर ओवर क्योंकि वो कोवालेंट है इसीलिए वो बड़ी आसानी से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुल जाएगा, इसलिए आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 30 और भी आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ था और पूछा था BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड. Hybridization and number of the electrons around the central atom respectively are number 1 sp3 and 4, number 2 sp3 and 6, number 3 sp2 and 6 and number 4 sp2 and 8. अब देखिए BF3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि भाई 3 बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब उसके इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और BF3 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री और शेप होता है ट्रायगोनल प्लेनर. यानी आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3 sp2 एंड 6. क्वेश्चन नंबर 31 था द pKb of dimethylamine and pKa of acetic acid are 3.27 and 4.77 respectively at T Kelvin. The correct option for the pH of dimethyl ammonium acetate solution is. अब देखिए dimethyl ammonium acetate जो है that is a salt of weak acid and weak base, तो उसके pH के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए? pH equals to 7 plus half of in bracket pKa minus pKb, यानी 7 plus half of 4.77 minus 3.27, यानी आपका आंसर आना चाहिए 7.75, यानी आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ which shows a graph of pressure versus volume of a gas at different temperatures. तो देखिए चार ऑप्शन में आपको चार जो है ग्राफ दिए, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम वाले ग्राफ दिए हुए हैं. आपको पता है कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है? फॉर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अगर सपोज एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो अगर PV इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो PV equals to nRT. अगर N और R लेते तो PV should be directly proportional to temperature. So as the temperature increases, the value of the P and V increases. इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ जो है वो बनना चाहिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और अगर PV जो है वो इंक्रीज होना चाहिए विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, और इसीलिए आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? वो बोलता है कि फॉर अ रिएक्शन A gives B, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2 किलोजूल पर मोल एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज 9.6 किलोजूल पर मोल. द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन इज शोन इन ऑप्शन. अब चार ऑप्शंस दिए हैं और चारों में आप लोगों को जो है अलग अलग ग्राफ्स दिए हुए हैं. अब डाटा से एग्जैक्टली क्लियर हो जाता है. आपको बोला है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2 किलोजूल पर मोल, माइनस डेल्टा एच का वैल्यू -4.2 किलोजूल पर मोल है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुआ है. रिएक्शन शुड बी एक्सोथर्मिक. अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो जो रिएक्टेंट है उसके मुकाबले जो एंथैल्पी है या हीट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम होनी चाहिए, तभी एनर्जी रिलीज होगी. एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट्स ऊपर रहेंगे, प्रोडक्ट जो है वो नीचे की ओर रहेंगे, यानी आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2, क्योंकि उसके अंदर जो है रिएक्टेंट्स ऊपर दिख रहे हैं और प्रोडक्ट जो है वो कहां दिख रहे हैं? नीचे दिखाई दे रहे हैं. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है. क्वेश्चन था द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म इज ऑप्शन 1 C5H12, ऑप्शन 2 C3H8O, ऑप्शन 3 C3H6O, and option 4 C4H10O. ना मेटामेरिज्म ईथर्स में होता है और ये तब होता है when the carbon atoms are greater than 3, यानी 3 से ज़्यादा कार्बन आटम होंगे तो मेटामेरिज्म होगा. तो डेफिनेटली जिसमें 4 कार्बन आटम है वो आपका आंसर होना चाहिए, यानी आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4. ये सीधा सीधा देख के ही पता चल जाता था. सेक्शन ए में लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है. Zr, zirconium 40 and HF atomic number 72 have similar atomic and ionic radii because of option number 1 belonging to same group, option 2 diagonal relationship, option 3 lanthanide contraction, option 4 having similar chemical properties. ना उनका ionic radii जो है वो सेम है ऐसा बोला है. Now what happens कि जो zirconium और जो hafnium है they are chemical twins. They are chemical twins because they will be having the same size. ऐसा इसलिए है that is just because of the lanthanide contraction.
जो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके कारण जो 14th वाला एलिमेंट है जो आगे होना चाहिए था वो पीछे आ जाएगा, और इसीलिए जो जिरकोनियम है उसके नीचे जो है हॉफनियम जो कि 14 एलिमेंट्स बाद में होना चाहिए था वो उसी के नीचे आ गया, और बिकॉज ऑफ द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन देयर आयनिक साइजेस आर सेम एंड दैट्स व्हाई दे आर केमिकल ट्विन्स। ओके, और इसीलिए आपका आंसर होना चाहिए आंसर नंबर 3। अब चलते हैं सेक्शन बी पे, जिसमें 15 क्वेश्चंस दिए हुए थे और आपने करने थे 10 क्वेश्चंस। हम लोग पूरे 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 अगेन मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 ऐसा दिया, यानी मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में आपको दिया है FeCN/6 3 माइनस, FeH2O/6 3 प्लस, FeCN/6 4 माइनस एंड FeH2O/6 2 प्लस, और आपको दिए हुए हैं लिस्ट 2 में magnetic moments 5.92 Bohr magneton, 0 Bohr magneton, 4.90 Bohr magneton and 1.73 Bohr magneton. Now आपको बोला गया choose the correct answer from the options given below. अब सबसे पहले तो हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालते आना चाहिए। जब हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं म्यू इक्वल्स टू √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, जहाँ पे n आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अगर ऑप्शंस में देखा जाए तो पहला वाला FeCN/6 3 माइनस जो है उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 1, तो अगर n का वैल्यू 1 पुट करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू आएगा 1.73। सिमिलरली अगर बी ऑप्शन FeH2O/6 3 प्लस, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएंगे 5 आते हैं, तो √5 × 5 + 2 यानी 5 7 35, तो आएगा 5.92, म्यू का वैल्यू 5.92 आएगा। ना FeCN/6 4 माइनस, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 0, तो उसका म्यू का वैल्यू आना चाहिए 0, और अगर सपोज हम लोग FeH2O/6 2 प्लस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो दैट दे आर 4, और अगर 4 है तो उसका म्यू का वैल्यू जो है दैट इज कमिंग डाउन टू बी 4.90। इस हिसाब से अगर सपोज हम लोग लिस्ट को मैच करते हैं तो आपका ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आना चाहिए, जहाँ पे A इज 4, B is 1, C is 2 and D is 3। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्वेश्चन था और क्वेश्चन है द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज। अब जो सीक्वेंस दिया हुआ है उस सीक्वेंस में NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये डाइअज़ोटाइजेशन है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड वाला पार्ट बना हुआ है। सो अगर डायज़ोनियम क्लोराइड है और उसके ऊपर रिएजेंट R का रिएक्शन करते हैं तो जो N2Cl- N2+Cl- है वो निकल जा रहा है। तो जो दिए हुए रिएजेंट्स है 1 is H2O, 2 is CH3CH2OH, 3 is HI and 4 is CuCN तो अगर सपोज आपका N2+Cl- जो है डायज़ोनियम वाला पार्ट अगर निकल जा रहा है, इसका मतलब C2H5OH शुड बी द रिएजेंट, यानी आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। अब 1 दिया है O2 माइनस F माइनस, सेकेंड वाला पेयर दिया है Na प्लस Mg2 प्लस, थर्ड वाला दिया है Mn2 प्लस Fe3 प्लस, और फोर्थ दिया है Fe2 प्लस Mn2 प्लस। ना सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट डू वी बेसिकली मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज वो होते हैं जिनके पास में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 O2 माइनस और F माइनस को चेक करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए तभी तो वो O2 माइनस हुआ, यानी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। F माइनस, F में होते हैं 9, माइनस है 1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, सो 10। सो इसका मतलब O2 माइनस और F माइनस में दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। हमको ढूंढना है कौन सी वाली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज नहीं है। सेकेंड ऑप्शन बोलता है Na प्लस और Mg2 प्लस। Na प्लस, Na का होता है एटॉमिक नंबर 11, 1 इलेक्ट्रॉन चले गया, इसका मतलब 10 हो गए। Mg2 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो 10 बचे, इसका मतलब Na प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, Mg2 प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। थर्ड वाला देखते हैं Mn2 प्लस Fe3 प्लस। जो Mn2 प्लस है हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो Mn का एटॉमिक नंबर है 25, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो हो गया 23, और Fe3 प्लस में Fe का एटॉमिक नंबर है 26, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हो जाएगा 23। सो इसका मतलब
दोनों में 23 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। अब फोर्थ वाला आपका आंसर होगा इसका मतलब। देखते हैं Fe2+, Fe का आत्मिक नंबर है 26, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हो जाएगा 24। Mn2+, Mn का आत्मिक नंबर है 25, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 23, यानी Fe2+ में 24, Mn2+ में 23, यानी इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। सो फोर्थ वाला आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का पेयर नहीं है, इसलिए आपका आंसर होना चाहिए आंसर 4। Now on to question number 39. Question number 39. The slope of Arrhenius plot lnk versus 1 by t of first order reaction is -5 into 10 to the power 3 k. The value of EA of the reaction is, choose the correct option for your answer. R का वैल्यू दिया हुआ है 8.314 जूल्स केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ऑप्शन 1 इज 41.5 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन 2 83.0 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन 3 इज 166 किलो जूल पर मोल और ऑप्शन 4 -83 किलो जूल पर। इस क्वेश्चन को हम लोग अरेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं और अरेनियस इक्वेशन क्या है, K इक्वल्स टू A इंटू ई टू द पावर माइनस EA/RT, जहां पे K जो है दैट इज अ रेट कांस्टेंट, EA इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, R जो है गैस कांस्टेंट है, T जो है टेम्परेचर है, A फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। अगर लॉग लेते हैं दोनों साइड में सो ln K विल बी इक्वल्स टू ln A प्लस ln e टू द पावर माइनस EA/RT, या ln K विल बी इक्वल्स टू ln A माइनस EA/R 1/T। अगर सपोज हम लोग इसको कंपेयर करते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी से, तो हम लोगों का जो स्लोप का वैल्यू है दैट इज गिवन टू बी ln k वर्सेस 1/t। अगर हम लोग कर्व निकालते तो स्लोप का वैल्यू निकलेगा आपका -EA/R, यानी m विल बी इक्वल टू -EA/R, जो कि वैल्यू आपको दिया हुआ है और वैल्यू दिया है -5 इंटू 10 टू द पावर 3, दैट शुड बी इक्वल टू -EA/R। सो EA विल बी इक्वल टू -5 कैंसिल हो गया, सो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 8.314, और वो आता है EA का वैल्यू 41.57 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स पर मोल, या 41.5 किलो जूल पर मोल। यानी आपका आंसर ऑप्शंस में से देखेंगे तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1। Next question number 40. For irreversible expansion of an ideal gas under isothermal condition, the correct option is, ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन 1 डेल्टा U इक्वल्स टू 0, डेल्टा S टोटल इक्वल्स टू 0। सेकेंड डेल्टा U नॉट इक्वल्स टू 0, डेल्टा S टोटल नॉट इक्वल्स टू 0। ऑप्शन 3 डेल्टा U इक्वल्स टू 0, डेल्टा S टोटल नॉट इक्वल्स टू 0। ऑप्शन 4 डेल्टा U नॉट इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा S टोटल इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि आपको दिया इरिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस। ना एवरी इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है दैट नीड टू बी स्पॉन्टेनियस, और कोई भी स्पॉन्टेनियस अगर रिएक्शन रहेगा उसके लिए डेल्टा एस टोटल शुड बी ग्रेटर दैन 0। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द entropy of the universe goes on increasing. So if the process is spontaneous, delta S total should be greater than 0, यानी delta S total should not be equal to 0। ये एक हो गया। दूसरा वाला आपको कहा आइसोथर्मल। ना फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ एज द इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट, तो डेल्टा यू विल आल्सो बी इक्वल टू 0, यानी आपका डेल्टा यू 0 होना चाहिए और डेल्टा एस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी आपका आंसर बनेगा ऑप्शन 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 41. In which one of the following arrangements the given sequence is not strictly according to the properties indicated against it? आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें दिया है HF लेस दैन HCl लेस दैन HBr लेस दैन HI, और सामने लिखा है इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है विच इज नॉट स्ट्रिक्टली, यानी कौन सा वाला गलत है वो हमको देखना है। अब HF से HCl ज़्यादा एसिडिक होगा, HCl से HBr से HI हम पहले भी देख चुके हैं क्वेश्चन में, इसी टेस्ट में के एक्सप्लेनेशन में। तो देखिए तो इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर है, HI विल बी मोर एसिडिक, सो दिस इज एन इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, ये करेक्ट है। सेकेंड वाला देखते हैं H2O ग्रेटर दैन H2S
less than H2S, less than H2SE, less than H2TE, and there is increasing pKa value. ये गलत है, ये पक्का गलत है, because when we go down the group, top to bottom, अगर suppose group में जाते हैं तो जो hydrides है उसमें acidic character increase होगा ना. Greater the acidic character, lesser will be the pKa value. जबकि यहाँ पे लिखा है increasing pKa value, no, the acidic character will increase, pKa value will decrease. So आपका आंसर जो है वो सेकंड होना चाहिए. फिर भी हम लोग थर्ड वाला और फोर्थ वाला भी देखते हैं. थर्ड वाला ऑप्शन कहता है NH3 लेस देन PH3 लेस देन ASH3 लेस देन SBH3 इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर. करेक्ट, अभी डिस्कस किया. डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होना चाहिए था. Then CO2 less than SiO2 less than SnO2 less than PbO2 increasing oxidizing power. Yes, down the group oxidizing power definitely increase होना चाहिए. Now what happened, आपका जो आंसर है not strictly according to the properties indicated against it should be second option. तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 42 है द इंटरमीडिएट कंपाउंड X इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज. अब ये रिएक्शन दिया हुआ है और आपको 4 ऑप्शंस भी दिए. रिएक्शन देखते से ही पता चलता है कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ CrO2Cl2 का. इसका मतलब इटार्ड्स रिएक्शन है. और इटार्ड रिएक्शन को जैसा कि हम लोग अभी बनाए हुए हैं प्रोडक्ट, आप देखिएगा आपका जो इंटरमीडिएट है दैट शुड बी ऑप्शन 1. सो आपका आंसर होगा ऑप्शन 1. क्वेश्चन नंबर 43 कहता है द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो 3:2S. और आपको दिया हुआ डाटा एट 45 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 280 mmHg एंड दैट ऑफ ऑक्टेन इज 420 mmHg. एज्यूम आइडियल गैस. ऑप्शन 1 दिया 160 mmHg, ऑप्शन 2 दिया 168 mmHg, ऑप्शन 3 दिया 336 mmHg और ऑप्शन 4 दिया 350 mmHg. अब हम क्या करते हैं कि इसमें पहले मान लेते हैं कि लेट्स से आपके मोलर रेशियो Na/Nb is 3/2. Now when we say Na/Nb is 3:2 or 3/2, Na we assume that it is the number of moles of benzene and Nb is are the number of the moles of octane. So Na/Nb 3/2 है. तो what should be XA, that is mole fraction of benzene, it should be 3/5. सिमिलरली क्योंकि टोटल मोल्स 5 करेंगे 3 + 2 5 हो जाएगा. सिमिलरली what should be the mole fraction of octane, it should be equals to 2/5. 2 उसके मोल्स divided by total moles 5. Now what is basically the P0 मतलब the pure जो है बेंजीन और प्योर ऑक्टेन का वेपर प्रेशर कितना है. P0A is equals to 280 mmHg यानी बेंजीन के लिए, और ऑक्टेन के लिए P0B is equals to 420 mmHg. अब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो. PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB. ना P0A 280 इंटू 3/5 उसका मोल फ्रैक्शन प्लस 420 दैट इज P0B इंटू 2/5 विच गिव्स टू बी 168 प्लस 168 दैट इज इक्वल टू 336 mm ऑफ Hg. यानी आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3. Question number 44. Question number 44 है the molar conductivity of 0.007 molar acetic acid is 20 C1 centimeter square mole inverse. What is the dissociation constant of acetic acid? Choose the correct option. और आपको limiting molar conductivities दी है H plus का 350 C1 centimeter square mole inverse और CH3CO negative का limiting molar conductivity दिया है 50 C1 centimeter square mole inverse. 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. अब हम कैसे कैलकुलेट करें? हमें पता है इसका मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है कितना 20 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है वो निकाल सकते हैं CH3COH का. लैम्डा m नॉट CH3COH शुड बी इक्वल टू लैम्डा m नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m नॉट H प्लस which is equals to 50 plus 350 that will give you 400 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी इज 20 एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज 400. तो अगर रेशियो लेते हैं इसका तो वी कैन कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या है? अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट यानी मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 400 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1/20. अब आपको अल्फा मिल गया. अल्फा मिल गया तो आप Ka भी निकाल सकते हो विच इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट. सो Ka विल बी इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा.
लेकिन हमारा अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा है, इट इज 1/20. सो 1 माइनस अल्फा वी एज्यूम इट टू बी नियरली इक्वल टू 1. सो हमारा के शुड बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर. सी का वैल्यू दिया है हम लोगों को, इट वॉज 0.007 मोलर मल्टीप्लाइड बाई अल्फा स्क्वायर 1/20 का स्क्वायर. कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 1.75 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर. यानी आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो है सोडियम प्रोपैनोएट के ऊपर NaOH प्लस एक मिसिंग रिएजेंट है, उसको हीट करते हैं, आपको मिल रहा है इथेन प्लस Na2CO3. आपको पूछा है कंसिडर द अबव रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट और केमिकल. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था. देखते से पता चल रहा है क्योंकि Na2CO3 मिला हुआ है, ये डीकार्बोक्सिलेशन है. और वो डीकार्बोक्सिलेशन में आप चेक करिएगा कि NaOH प्लस क्या होता है. NaOH प्लस सोडा, मतलब द रिएक्शन इज अ सोडा लाइम रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन है, यानी NaOH प्लस क्या होना चाहिए, CaO. यानी आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3. अब क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे तो अगेन मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 वाला क्वेश्चन दिया है. क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिएगा. जो पहला वाला लिस्ट 1 में ए दिया हुआ है उसमें आर पे CO HCl अनहाइड्रस AlCl3 CuCl दिया है. इसका मतलब बेंजल्डिहाइड बनने वाला है. तो ये रिएक्शन जो है पक्का पक्का गैटरमन-कोच रिएक्शन होना चाहिए, यानी ए शुड बी मैच टू 2. सेकेंड वाला दिया है RC डबल बॉन्ड OCH3 प्लस NaOX, हालो फॉर्म है, पता ही चल जा रहा है. सो बी जो है वो थर्ड ऑप्शन, थर्ड के साथ में मैच करना पड़ेगा, दैट इज अ हालो फॉर्म रिएक्शन. नेक्स्ट वाला जो है सी पार्ट RCH2OH प्लस RCOH, एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन है, पक्का पक्का इस्टरिफिकेशन है, यानी जो आपका डी है वो डेफिनेटली हेल पोलार्ड जेलेंस्की होगा. सो इस तरीके से अगर आप ऑप्शंस को मैच करते हो तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 47, ये भी भाई ऑब्जर्वेशन से किया जा सकता था. द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, जो कंपाउंड दिया है उसके अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे रहा है और एक ईस्टर ग्रुप दिखाई दे रहा है. आर के ऊपर NaBH4 दिया है और C2H5OH दिया है ना. NaBH4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन NaBH4 का खासियत ये है कि इट कैन रिड्यूस द कार्बोनिल ग्रुप बट इट कुड नॉट रिड्यूस द ईस्टर. सो जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है उसको अगर आप रिड्यूस करते हो बाय यूजिंग NaBH4 तो उसका अल्कोहलिक ग्रुप बनना चाहिए, यानी OH बनना चाहिए, लेकिन ईस्टर वैसा ही रहना चाहिए. तो अगर चारों ऑप्शन आप देखते हैं तो सभी में जो है ईस्टर जो है उसको चेंज किया हुआ दिखाई दे जाता है, लेकिन फोर्थ वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर ईस्टर वैसा ही के वैसा ही है. इसका मतलब कार्बोनिल OH में कन्वर्ट हुआ लेकिन ईस्टर जो वो रिड्यूस नहीं हुआ, एंड दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन होना चाहिए या आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर. ऑप्शंस में दिए आपको POCl3, ऑप्शन 2 CH2O, ऑप्शन 3 SbCl5 एंड ऑप्शन 4 NO2. अब सारे अगर सपोज मॉलिक्यूल्स को आप देखते हैं, इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसमें POCl3 जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, CH2O भी सिमेट्रिकल नहीं होगा, डिस्टॉर्टेड होगा. SbCl5 जो है वो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है. तो अगर सपोज उसका वेक्टर समराइजेशन करते हैं डाइपोल मोमेंट्स का या बॉन्ड मोमेंट्स का, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0, यानी यही मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर होना चाहिए. बाकी NO2 भी जो है आपका जो है वो पोलर मॉलिक्यूल होगा, POCl3 पोलर मॉलिक्यूल होगा, CH2O भी पोलर मॉलिक्यूल होगा, यानी आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3. क्वेश्चन नंबर 49, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. ये भी इस तरीके का नया वाला टाइप का क्वेश्चन है. अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हम लोग मैच करते हैं. तो अगर पहला वाला अगर सपोज आप ऑप्शन देखिए तो वो है ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन वाला, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट SO2 जो है विल कन्वर्ट इनटू SO3 इन ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन. इसका मतलब ए जो है उसका जो मैच है वो होना चाहिए लिस्ट 2 में से 4. अब सेकंड वाला जो है दिखाई दे रहा है आपको, सेकंड वाला है कि अगर सपोज स्प्रिंग सीजन में देखते हैं तो सनलाइट जो है वो ब्रेक हो जाता है SOCl और Cl2, ओके, टू गिव क्लोरीन रेडिकल्स. तो जो क्लोरीन रेडिकल्स बने हैं, सो ये जो है दिस विल डिप्लीट द
ओजोन लेयर। तो अगर ये डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को, इसका मतलब जो बी है उसको हम लोग मैच कर सकते हैं 3 के साथ में। अब तीसरा वाला CaCO3 प्लस H2SO4 गिव CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। अब दिस शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। हाई लेवल ऑफ सल्फर कॉजेस एसिड रेन। तो ये जो है मैच करेंगे हम लोग 1 के साथ में। तो लास्ट वाला जो बचा हुआ है 4 वाला, दैट शुड बी आपका 2, दैट इज स्मॉग, और ये देगा आपको फोटोकेमिकल स्मॉग। तो इसका मतलब अगर आप ऑप्शंस को मैच करते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3। Now on to the last question of NEET 2021. Question number 50. Choose the correct option for the total pressure in atmosphere in a mixture of 4 gram oxygen and 2 grams hydrogen confined in a total volume of 1 liter at 0 degrees Celsius. Given R का वैल्यू दिया है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर इज 273 केल्विन। आपको ऑप्शंस भी दिए हैं, ये भी बड़ी आसानी से कर सकते थे। आपको अगर सपोज मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है तो आप मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हो। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो 4 डिवाइडेड बाय 32, दैट विल कम डाउन टू बी 1/8। एंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? सो मास दिया है 2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 2, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो टोटल मोल्स कितने हो गए? टोटल मोल्स विल बी इक्वल टू 1/8 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 9/8। ना हमको पता है PV इक्वल टू nRT, सो P टोटल इंटू V शुड बी इक्वल टू N टोटल इंटू RT। सो P टोटल विल बी इक्वल टू N टोटल इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई V, यानी 9/8 इंटू 0.082 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 25.18 एटमॉस्फेयर। यानी ये जो फाइनल वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आना चाहिए आपका ऑप्शन 3। सो ये था आपके नीट 2021 के केमिस्ट्री सेक्शन का एनालिसिस अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशन। तो आप देखिएगा एग्जैक्टली 1 आवर में पूरा के पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ। इसका मतलब आपका पेपर जो है 40 to 45 मिनट्स में आसानी से खत्म हो सकता था ये वाला सेक्शन। होप ये आप लोगों को बहुत यूजफुल होगा। Thanks for watching. Do subscribe to the channel to get more videos like this for your NEET and other preparations. Thank you.